नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में। दोस्तों, हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो काफी चर्चा में रहा है। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा बहुमत से पारित कर दी गई है। जैसे ही दोस्तों राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाएगी तो वक्फ संशोधन विधेयक जो 2024 आई थी वह लागू हो जाएगी और 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसमें संशोधन माना जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जो है वो क्यों लाना पड़ा, वक्फ एक्ट 1995 क्या है, वक्फ बोर्ड क्या होता है, वक्फ का मतलब क्या होता है। तो इन सारी बातों का चर्चा जो है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और दोस्तों ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि वक्फ बोर्ड जो है उसकी मनमानी जैसे धीरे धीरे कैसे बढ़ती गई, जिसके कारण इसे बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे सांसदों ने, बहुत सारे विधायकों ने इसे लैंड जिहाद की भी संज्ञा दे दी। तो क्या सच में वक्फ बोर्ड जो है वो लैंड जिहाद की ओर आगे बढ़ चुका था? इन सारी बातों का चर्चा दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज विस्तार पूर्वक करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वक्फ होता क्या है। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है दोस्तों? तो वक्फ संशोधन विधेयक। तो वक्फ संशोधन विधेयक, वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट 1954 1954 की क्या थी, 1995 का वक्फ एक्ट क्या था, 2013 में जो उसमें संशोधन करके जो आपका वक्फ एक्ट जो 1995 का था दोस्तों, उसमें 2013 में जो एक बार फिर से संशोधन करने का उससे और ज्यादा पावरफुल बना दिया गया, जिसके बाद वक्फ बोर्ड जो है वो लैंड जिहाद की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जो बहुत सारे नेताओं का कहना है। तो क्या ये सच में थी? तो इन सारी बातों का चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ क्या होता है दोस्तों। तो वक्फ के बारे में सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, वक्फ। तो दोस्तों के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो वक्फ का मतलब होता है दान। जैसे हिंदू धर्म में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य के लिए दान करते हैं जिससे कि धार्मिक कार्य किया जा सके। उसी तरह इस्लाम धर्म में धार्मिक कार्यों के लिए जो दान दी जाती है उसे ही वक्फ कहते हैं दोस्तों। तो वक्फ किसे कहते हैं? इस्लाम धर्म में धार्मिक कार्यों के लिए जो दान दी जाती है, जो संपत्ति दान दी जाती है, उसे ही हम लोग वक्फ कहते हैं। और ये संपत्ति चल भी हो सकता है और अचल भी हो सकता है। चल मतलब हम लोग पैसा वगैरह के रूप में भी दे सकते हैं, और अचल के रूप में अपना कोई संपत्ति दे सकते हैं, जैसे कि अपना जमीन दे दिया, अपना जो घर है उसे घर को दे दिया, या अपना कोई बड़ा अपार्टमेंट है, या अपना कोई गाड़ी है, कार है, या किसी भी प्रकार की अपना सोना जेवर कुछ भी है दोस्तों, या पैसा जो भी हो आपके पास, किसी भी प्रकार की संपत्ति हो जिसका आपने जो है वो दान दे दिया किसी लिए, इस्लाम धर्म की धार्मिक कार्यों के लिए। इस्लाम धर्म में जो धार्मिक कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए जो प्रयोग किए जाने के लिए, जो इस्लामिक को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, उसके द्वारा जो दान की जाती है उसे ही वक्फ कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि वक्फ क्या होता है। एक बार फिर से दोस्तों क्लियर करते हैं, वक्फ क्या है दोस्तों? तो इस्लाम धर्म में इस्लाम की धार्मिक कार्य के लिए जो व्यक्ति के द्वारा दान किया जाता है उसे ही वक्फ कहते हैं। और वह संपत्ति हो किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति, अर्थात कैश भी हो सकती है, या आप जिस भी रूप में कर सकते हैं, या अपना संपत्ति का भी दान कर सकते हैं। आपका जमीन हो गया, आपका जायदाद हो गया, घर हो गया, किसी भी प्रकार की है। तो इस तरह का जो है दोस्तों कोई भी संपत्ति रहता है उसको यदि आप दान देते हैं उसे ही हम लोग वक्फ कहते हैं दोस्तों, वक्फ के इतिहास के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि वक्फ का इतिहास जो वो क्या रहा है। तो दोस्तों वक्फ के बारे में बात करें तो वक्फ के इतिहास के बारे में जब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले वक्फ की जो चर्चा मिलती है दोस्तों, वो पैगंबर मोहम्मद साहब के ही समय से मिलती है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम धर्म जो है या इस्लाम धर्म की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा की गई थी, और उन्हीं के द्वारा उसी के समय में वक्फ की भी शुरुआत हो गई थी। उनके का मानना यह था कि हमें कुछ ना कुछ जो है वो धार्मिक कार्यों के लिए वक्फ करना चाहिए, जिससे कि इस्लाम धर्म के धार्मिक कार्य को बढ़ावा मिले।
और उसे धीरे धीरे हम लोग आगे लेकर जा सकें। तो इस्लाम धर्म में जो है दोस्तों, वो वक्फ की शुरुआत जो वो पैगंबर मोहम्मद साहब के ही समय से मानी जाती है। अब दोस्तों आगे हम लोग जानते हैं कि भारत में वक्फ की शुरुआत कैसे होती है। तो भारत के इतिहास में जब आप दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे, तो जब भारत में फिरोज शाह तुगलक जो है दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान हुआ करता था, उसके समय से उल्लेख मिलता है। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों वक्फ की शुरुआत की थी। उसके समय वक्फ का शुरुआत हुआ था भारत में। उस समय उनके द्वारा कई अस्पताल वगैरह बनवाए गए थे, जिसमें कई सारे लोगों ने अपने जमीन को वक्फ किया था। वक्फ मतलब दोस्तों दान किया था कि आप यहाँ अच्छे कार्यों के लिए इसका यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए, जिससे कि कई सारे लोगों का भला हो सके दोस्तों। तो वहां से दोस्तों भारत में जो वो फिरोज शाह तुगलक के समय से ही वक्फ का उल्लेख मिलता है दोस्तों। आगे बात किया जाए दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतते जाता है, फिर भारत में दोस्तों एक काफी महान मुगल बादशाह हुआ था अकबर। अकबर के समय में दोस्तों वक्फ का उल्लेख मिलता है और उनके द्वारा भी वक्फ को काफी प्रमोट किया जाता है और वक्फ की संपत्तियों को इकट्ठा की जाती है दोस्तों, और उसको धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे समय बीतते जाता है, बाकी मुगल बादशाहों के द्वारा भी इसे प्रमोट किया जाता है। उसके बाद अंग्रेजों का शासन दोस्तों भारत में आता है, और अंग्रेजों के द्वारा भी, अंग्रेज शासकों के द्वारा भी समय समय पर वक्फ की संपत्ति को सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, रखने के लिए समय समय पर उनके द्वारा भी कानून लाया गया था। उसके बाद दोस्तों यदि हम लोग बात करें आज़ादी के बाद, अपना जब हमारा देश आज़ाद हो गया अंग्रेजों से, उसके बाद के बारे में, उसके बाद के इतिहास के बारे में यदि हम लोग जानने का प्रयास करें वक्फ के बारे में, तो थोड़ा देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब पहली बार भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो उनके द्वारा वक्फ की संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए, उसकी रख रखाव करने के लिए, देखभाल के लिए उनके द्वारा एक एक्ट लाया जाता है, एक बिल लाया जाता है, एक कानून लाया जाता है, और उसके माध्यम से वक्फ के संपत्ति को संरक्षित किया जाता है। क्योंकि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनते, तो उसके समय में वक्फ की जो संख्या, वक्फ की जो मात्रा से संपत्ति थी, वो काफी हो गया था दोस्तों। तो इसलिए उसकी रख रखाव के लिए कोई ना कोई जो है वो समिति होना चाहिए, और कोई ना कोई रूल होना चाहिए, जिस रूल के माध्यम से वक्फ की संपत्ति का जो दोस्तों वो संरक्षण किया जा सके, रख रखाव किया जा सके। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1954 में, कब 1954 में, तो उनके द्वारा वक्फ एक्ट 1954 बनाया जाता है, और इसके माध्यम से वक्फ की संपत्ति को कैसे संरक्षित रहना है, किसके द्वारा रखा जाएगा, इनकी कानून लाया जाता है। तो भारत में पहली बार वक्फ को है दोस्तों, वक्फ के बारे में, वक्फ की संपत्ति को संरक्षित रखने के लिए, उसके लिए जो कानून सबसे पहली बार लाया जाता है आजादी के बाद, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया जाता है दोस्तों 1954 में, वक्फ एक्ट 1954। उसके बाद उस कानून को लाने के बाद दोस्तों वक्फ बोर्ड की संपत्ति को संरक्षित रखने के लिए एक बोर्ड का निर्माण किया जाता है, और उस बोर्ड को यह जिम्मेदारी दिया जाता है कि आप जो है वो वक्फ की संपत्ति को सुरक्षित करेंगे, संरक्षित रखेंगे, और उसी का बोर्ड का नाम पड़ता है दोस्तों वक्फ बोर्ड। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आपको समझ में आया होगा कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो वक्फ बोर्ड क्या है दोस्तों? वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ की संपत्तियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी को निर्वहन करने वाला एक संस्था है, जिसके द्वारा वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित किया जाता है और इस्लाम धर्म के धार्मिक कार्यों के लिए उसे प्रयोग किया जाता है। वक्फ बोर्ड के द्वारा इस्लाम धर्म की या वक्फ की संपत्ति का प्रयोग किस किस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों? तो आपको पता है दोस्तों, इस्लाम धर्म में वक्फ का जो संपत्ति है उसका प्रयोग किस किस क्षेत्र में किया जा सकता है? मस्जिदों का प्रयोग, मस्जिद बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, कब्रिस्तान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, मदरसा बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, दरगाह बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उसमें यह भी मेंशन है कि दोस्तों जो भी मुस्लिम पिछड़ा रह गया है, जो काफी गरीब है, उसे भी दोस्तों
उसे भी कुछ जो है दोस्तों, उसे भी मदद किया जाए ताकि वो भी धीरे धीरे गरीबी रेखा से आगे बढ़ सके। तो गरीब लोगों को भी मदद करने का, उसमें वक्फ की संपत्ति से मदद करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। उसके बाद जिसके पास घर नहीं है तो उसको मकान, मतलब मकान के लिए भी जमीन देने का, जिसके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है उसको कृषि करने के लिए योग्य भूमि देने का भी प्रावधान है दोस्तों वक्फ की संपत्ति में। तो इन सारी कार्यों के लिए जो दोस्तों, इन सारी कार्यों के लिए वक्फ की संपत्ति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और ये देने का काम किसका है दोस्तों? तो वक्फ बोर्ड का है दोस्तों। और वो वक्फ बोर्ड जो देगा उस किस कानूनी तरीके से देता था? तो वक्फ एक्ट 1954 के तहत, क्योंकि इसमें सारी रूल मेंशन थी कि कौन सी संपत्ति को वक्फ माना जाएगा, वक्फ की संपत्ति का संरक्षण कैसे करना है, किसी भी व्यक्ति वक्फ की संपत्ति का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो इन सारी बातों का चर्चा है दोस्तों वो डिटेल पूर्वक कहाँ था? तो वक्फ एक्ट 1954 में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीन चीज आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि वक्फ क्या है। तो वक्फ क्या है दोस्तों? तो वक्फ दोस्तों जो है वो इस्लाम धर्म में धार्मिक कार्यों के लिए जो दान की हुई संपत्ति है वही वक्फ कहलाती है। दूसरा दोस्तों हमने जाना कि भारत में आजाद भारत के बाद पहला वक्फ की संपत्ति को संरक्षित करने के लिए कानून कौन सा लाया गया था? तो वक्फ एक्ट 1954 लाया गया दोस्तों। तो ये तो वक्फ एक्ट 1954 था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका जो आया दोस्तों वो क्या हो? अब वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड क्या है दोस्तों? तो वक्फ की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसके रख रखाव करने के लिए वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई दोस्तों वर्तमान में बात किया जाए दोस्तों तो पूरे भारत में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड होता है दोस्तों। और हर राज्य में करीब करीब सभी राज्यों में एक स्टेट वक्फ बोर्ड भी है। वर्तमान में करीब करीब दोस्तों 32 वक्फ बोर्ड है। कितना? तो एक तो दोस्तों केंद्रीय वक्फ बोर्ड होता है जो पूरे वक्फ बोर्ड को कंट्रोल, ये जो वक्फ एक्ट 1954 आया दोस्तों उसमें ये मेंशन किया गया कि एक जो है दोस्तों वो केंद्रीय वक्फ बोर्ड होगा और बाकी प्रत्येक राज्य में एक स्टेट, लगभग सभी राज्यों में दोस्तों वो एक एक वक्फ बोर्ड होगा। और सभी स्टेट लेवल के वक्फ बोर्ड जो है दोस्तों उसका कंट्रोल होगा वो केंद्रीय वक्फ बोर्ड के पास। और केंद्रीय वक्फ बोर्ड जो है दोस्तों वो अल्पसंख्यक जो मंत्री होगी उसके अंतर्गत कार्यरत होगा। हो गया स्टेट वक्फ बोर्ड। तो आपको अभी मैंने बताया दोस्तों कि वर्तमान में जो करीब करीब 32 वक्फ बोर्ड है करीब करीब लगभग सभी राज्यों में और कुछ कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वक्फ भी आपको समझ में आया होगा, वक्फ एक्ट भी समझ में आया होगा और वक्फ बोर्ड भी समझ में आया होगा। अब दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक तो दोस्तों 1995 तक जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का वक्फ की संपत्ति का जो दोस्तों संरक्षण किया जा रहा था वो वक्फ एक्ट 1954 से किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों एक बार 1995 में 1995 में दोस्तों जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उसके समय में एक नया वक्फ एक्ट लाया गया, वक्फ से संबंधित एक नया कानून लाया गया जो कहलाया दोस्तों वक्फ एक्ट 1995। कितना दोस्तों? 1995 लाया गया और इसको इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया गया कि जिससे वक्फ बोर्ड जो है वो अपना रास्ता ही भटक गया और ये गलत राह की ओर चलने लगा, जिससे यह धीरे धीरे चर्चा में आया। तो दोस्तों क्या हुआ? जो वक्फ एक्ट 1954 था वो तो चला आ रहा था ठीक ठाक, लगभग सारे अच्छे तरह से वर्क कर रहा था। लेकिन जब वक्फ एक्ट 1995 पारित हुआ तो उसमें ऐसे ऐसे कानून लाया गया जो दोस्तों संविधान का भी उल्लंघन कर रहा था, यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च कानून का दर्जा भी इसे दे दिया गया था दोस्तों। उसके बाद ये जो वक्फ एक्ट 1995 है दोस्तों इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। कांग्रेस की सरकार जो थी, जब आपका तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उसके समय में इस वक्फ एक्ट 1954 दोस्तों इसमें एक संशोधन लाया गया था, वक्फ संशोधन विधेयक 2013 दोस्तों।
तो ये जो वक्फ संशोधन विधेयक 2013 लाया गया, वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन करके इससे और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया गया दोस्तों। कैसे पावरफुल बनाया गया दोस्तों? तो हम लोग तीन चार कुछ कुछ प्रमुख नियमों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये धीरे धीरे कैसे वक्फ बोर्ड है जो रास्ते से थोड़ा सा ये अलग हुआ। तो दोस्तों वक्फ एक्ट 1995 और जब इसका संशोधन हो तो उसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि यदि वक्फ बोर्ड को कोई संपत्ति पर ऐसा लगता है कि ये संपत्ति उसका है तो वह उस पर दावा कर सकता है, और वक्फ बोर्ड के इस दावे को कहीं भी चुनौती दिया नहीं जा सकता है सिवाय वक्फ जो बोर्ड है उसके ट्रिब्यूनल में। दोस्तों एक चीज और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था, एक तो केंद्रीय वक्फ बोर्ड बनाया गया था, स्टेट वक्फ बोर्ड बनाया गया था, और इसका एक अपने आप में जैसे हम लोग का देश में न्यायालय के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके लिए यहाँ भी एक न्याय करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था जिसका नाम था ट्रिब्यूनल बोर्ड। ट्रिब्यूनल बोर्ड का काम क्या है? तो वक्फ जो है एक्ट से संबंधित, वक्फ से जमीन में कोई भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है उसका निपटारा के लिए, उस पर जो है दोस्तों ये करने के लिए, फाइनल जो है वो ये देने के लिए काम जो रखा गया दोस्तों, वो किसका रखा गया? तो ट्रिब्यूनल का। तो एक जो है वक्फ बोर्ड में एक ट्रिब्यूनल भी रखा गया था जिसका काम क्या था? तो वक्फ बोर्ड संबंधित विवादों का निपटारा करना। तो वक्फ में किसी भी प्रकार की विवाद होता है, किसी भी जमीन या किसी प्रकार की भी विवाद होता है, तो उसके लिए यदि विवाद होता है तो आपको जो उसकी फैसला सुनाई जाएगी वो वक्फ के ट्रिब्यूनल में सुनाई जाएगी। आप जो है वो स्टेट के वक्फ बोर्ड में भी आप वहां बोल सकते हैं, लेकिन वहां से यदि आपको न्याय नहीं मिलता तो आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, और वक्फ के ट्रिब्यूनल जो वो आपको फैसला सुनाएगा, वही आपको न्याय कर सकता है। और वक्फ के ट्रिब्यूनल के खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में जो है दोस्तों चुनौती नहीं दे सकते हैं, चाहे वो आपका अपने कोई भी न्यायालय, हाई कोर्ट हो या आपका सुप्रीम कोर्ट हो या अपना जो वो जिला स्तर के भी किसी भी प्रकार का कोर्ट है दोस्तों, तो उस पर आप जो है वो ये नहीं कर सकते हैं दोस्तों, चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो वक्फ एक्ट 1995 आया जब दोस्तों, तो उसमें ये मेंशन कर दिया कि यदि वक्फ को ऐसा लगता है कि यदि कोई भी संपत्ति उसका है या उसको लगता है कि उसका होना चाहिए तो वह उस पर दावा ठोक सकता है, और यदि वह दावा ठोक दिया तो फिर उसके आगे उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आगे जो भी काम करने का जरूरत रहेगा दोस्तों वो उसको रहेगा जिस जमीन पर या जिस संपत्ति पर दावा वक्फ को ठोका है उसके मालिक को रहेगा। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर कि आपका घर है दोस्तों, आपका मान लेते हैं कि 1 बीघा जमीन है दोस्तों, आपका 1 एकड़ जमीन है। वक्फ बोर्ड आया और सुबह आपके जमीन के पास जो वो एक बोर्ड लगा दिया कि आज से जो है वो यह संपत्ति जो है वो हमारी है, क्योंकि हमें पता चला है कि आज से 100 साल पहले जो है वो या इस तरह का कुछ था, इस तरह मतलब यहाँ मस्जिद के लिए यूज किया जाता था या कोई शासक था उसके द्वारा यूज किया जाता था, इसलिए जो है वो संपत्ति हमारा है। तो वक्फ बोर्ड का काम दोस्तों खत्म हो गया। अब उस जमीन का असली जो मालिक है उसके पास एक उपाय है कि 6 महीना के अंदर यदि वह मालिक वक्फ बोर्ड में, जहां से जिस वक्फ बोर्ड के द्वारा उसको क्लेम किया गया है, वहां उसको जाकर उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा उसके मालिक को कि ये जमीन आपका नहीं भैया बल्कि मेरा है, मेरे पास जमीन का कागजात है। यदि आप कागजात को दिखाने में सफल रहे तब आपका जमीन रहेगा, नहीं तो स्वतः ही वो जमीन है दोस्तों वो वक्फ बोर्ड का हो जाता था। तो ये जो कानून था दोस्तों वो काफी खतरनाक कानून था, और इस कानून का जो है फायदा दोस्तों वक्फ बोर्ड के द्वारा बहुत उठाया गया और बहुत सारे जमीनों को हड़पा गया। क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो भी मेंबर उसको जैसे ही पता लगता था कि यहाँ के जमीन का कागज नहीं है, तुरंत जो है उसके द्वारा उस जमीन पर दावा ठोक दिया जाता था, क्योंकि उन्हें पता होता था कि इसका मालिक जो उसके पास ओरिजिनल में उसके पास भी कागज नहीं है, और यदि कागज नहीं है तो हमारे बोर्ड में आएगा या हमारे ट्रिब्यूनल में भी जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड का या वक्फ से संबंधित किसी भी मामले का जो है दोस्तों फाइनल जो उसका ये दिया जाता था, फैसला दिया जाता था, वो ट्रिब्यूनल के लिए फाइनल ट्रिब्यूनल में ही दिया जा सकता है। उसका तो आप कोर्ट में चुनौती कर नहीं सकते हैं, किसी भी प्रकार के कोर्ट में जा नहीं सकते हैं दोस्तों, कलेक्टर के पास जा नहीं सकते हैं, किसी भी कोर्ट में चुनौती दे नहीं सकते। तो आप कागज ही नहीं दिखा पाएंगे तो स्वतः ही जमीन जो वक्फ बोर्ड का हो जाता था, वक्फ मान लिया जाता था।
तो इस तरह करके दावे करके दोस्तों वो वक्फ के द्वारा काफी सारी जमीन को हड़पा गया। दूसरा दोस्तों वक्फ बोर्ड में ये मेंशन था कि वक्फ बोर्ड में जो वो सारे के सारे सदस्य जो है वो इस्लामिक लोग ही हो सकता है, कोई भी गैर इस्लामिक नहीं हो सकता है, और उसमें किसी भी महिला को जगह नहीं दी जा सकती है। तीसरा दोस्तों ये था कि यदि कोई भी संपत्ति या कोई भी जमीन जो लंबे समय से इस्लाम धर्म के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वह स्वतः ही वक्फ का जमीन वक्फ बोर्ड का मान लिया जाएगा और वो वक्फ माना जाएगा, चाहे उसका मालिकाना हक जो है वो किसी के भी पास है, या वो चाहे उसका मालिकाना हक जो है दोस्तों वो किसी भी के पास है, या कोई वक्फ किया हो या नहीं हो। अर्थात कह सकते हैं कि जो इस्लाम धर्म के लिए कोई भी जमीन जो लंबे समय के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है तो वो स्वतः ही वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। तो ये भी एक नियम था दोस्तों। इससे भी कई सारा फायदा उठाया गया कि उनके द्वारा अवैध रूप से कहीं मस्जिद मदरसे बना दिए जाते थे और बाद में ये दावा कर दिया जाता था कि यहाँ जो है वो मस्जिद है, और मस्जिद है तो इस्लाम धर्म के लिए प्रयोग हो रहा है, और एज पर वक्फ वक्फ बोर्ड है और वक्फ एक्ट 1995 है, ये हमारा जमीन हो गया, क्योंकि उसमें मेंशन है वक्फ एक्ट 1995 में कि यदि कोई भी संपत्ति जो लंबे समय से वक्फ इस्लाम धर्म के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वो जो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। तो एक ये नियम था, ये भी काफी खतरनाक था दोस्तों। तीसरा रूल ये था दोस्तों कि यदि कोई भी इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति, उसका यदि कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मान लेते हैं कि मेरा कोई भी व्यक्ति है जिसका डेथ हो जाता है, उसके बाद कोई भी उसका संतान नहीं, कोई भी उसका बेटा नहीं है, तो दोस्तों वो जो जमीन है वो स्वतः ही वक्फ बोर्ड का हो जाता था, वक्फ मान लिया जाता था, क्योंकि इसका आगे जो दोस्तों कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है दोस्तों। तो इस तरह का बहुत सारे कानून था दोस्तों जिससे कि वक्फ बोर्ड जो इसका फायदा उठाकर और काफी सारी जमीनों को धीरे धीरे अपने अंडर कंट्रोल में लेते जा रहा था। जब चाहे दोस्तों वो किसी भी जमीन को क्लेम कर लेता था, क्योंकि वक्फ को किसी भी जमीन को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्लेम करना है। बाकी वक्फ बोर्ड का है या नहीं है इसको प्रूव करने के लिए उसे कुछ नहीं करना पड़ता था, वो जितनी सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ उस जमीन या उस जायदाद के मालिक को करना पड़ता था। वक्फ का काम क्या था, वो जाकर वहां बोर्ड लगा देता था कि आज से ये संपत्ति जो है वो वक्फ की है। बाकी अगर जिसके जमीन पर या जिसके संपत्ति पर लगा गया, यदि उस व्यक्ति द्वारा या उसके मालिक द्वारा यदि उसका प्रूव है और यदि वो वक्फ बोर्ड में या वक्फ के ट्रिब्यूनल में पेश कर पाता है 6 महीना के अंदर तो फिर उसका रहेगा, और यदि नहीं कर पाता तो स्वतः ही वो जो है संपत्ति वो किसकी मान ली जाएगी दोस्तों, तो वक्फ बोर्ड की मान ली जाएगी दोस्तों। तो ये दोस्तों था वक्फ एक्ट 1995। अब दोस्तों जानते हैं कि वक्फ बोर्ड धीरे धीरे विवाद में क्यों आया। दोस्तों एक त्रिची, जो तमिलनाडु का एक शहर त्रिची है जहां वर्तमान में मेरा पोस्टिंग भी है, मैं अभी त्रिची में ही कार्यरत हूँ, मेरा जो डिवीजन है दोस्तों त्रिची है। तो तमिलनाडु का एक शहर त्रिची था दोस्तों, वहां सितंबर 2022 में, कब दोस्तों, सितंबर 2022 में क्या किया गया था दोस्तों, तो एक गांव जो है त्रिची के शहर जो है उसके आसपास एक गांव था जो वक्फ बोर्ड के द्वारा वहां लगा दिया गया कि ये जो पूरा का पूरा गांव है इसकी संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड की है। जबकि दोस्तों उस गांव में एक 1500 साल पुराना शिव की भगवान शंकर की मूर्ति भी लगी थी, उसे भी वक्फ बोर्ड के द्वारा क्लेम कर लिया गया और उसके द्वारा ये कहा गया कि ये जो जमीन है वो लंबे समय तक, जबकि जिस गांव में दोस्तों त्रिची के जिस शहर के जिस गांव में वक्फ बोर्ड के द्वारा ये चुनौती दी गई थी, जो बोली गई थी जमीन है, उस गांव में लगभग दोस्तों जितने भी मतलब 600-700 घर थे वो सारे के सारे जो वो हिंदू थे। वहां मुस्लिमों की संख्या मुश्किल से 7-8 घर या 10 घर के आसपास था। उसके बाद भी दोस्तों वो पूरे के पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड के द्वारा ये चुनौती दे दी गई कि ये जो पूरी की पूरी संपत्ति है वो वक्फ की है। जबकि दोस्तों ये तर्क वाली बात है कि उस गांव के उस जो जमीन है वो हिंदू जो गांव था उस गांव में ऑलरेडी एक भगवान शंकर की मूर्ति थी जो 1500 साल पुराना थी। जबकि दोस्तों हमें पता है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत है दोस्तों आज से 1400 साल पहले ही हुआ था, 7वीं शताब्दी में हुआ था। 6ठी शताब्दी के बाद दोस्तों 600 ईस्वी के बाद हुई थी। तो जिस धर्म की स्थापना होने में 1400 साल हुई और जो मंदिर उस गांव में थी वो 1500 साल पुराना थी, तो उसके जमीन पर वक्फ बोर्ड कैसे क्लेम कर सकता है? जबकि वक्फ बोर्ड के द्वारा कंप्लेन कर दी गई दोस्तों, क्लेम कर ली गई दोस्तों। उसके बाद गांव के लोगों से
कागजात मांगा गया कि यदि आपका सच में ये जमीन है तो आप कागजात दिखाइए, यदि कागजात आपके पास होंगे तो जमीन आपका रहेगा, नहीं तो हमारा तो है ही, हमने तो क्लेम कर दी है। उसके बाद दोस्तों उस गांव के लोगों ने जमीन को बेचने का भी प्रयास किया, और जैसे ही उन्होंने किसी के पास बेचने का प्रयास किया तो उसे ही बोला गया कि ये जमीन जो है ऑलरेडी वक्फ बोर्ड की, आप वक्फ बोर्ड से पहले एनओसी लेकर आए कि वो उस पर जो है वो बाद में दावा नहीं करेगा, क्योंकि हम आपकी जमीन को खरीद लेंगे, बाद में वो वक्फ बोर्ड वाला आएगा बोलेगा ये तो हमारा जमीन था, तुम कैसे खरीद लिया। तो इस तरह का विवाद उठने लगा। उस गांव के सारे लोग परेशान हो गया। उन्होंने जितने भी कोर्ट थे, जिला स्तर के कोर्ट थे, सब में उन्होंने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उनके इस दुख दर्द को सुनने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि पता है दोस्तों, वक्फ एक्ट 1995 में 1995 में ये प्रावधान है कि वक्फ से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा वक्फ बोर्ड या वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही करना पड़ेगा। इसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, इसलिए न्यायालय के पास पावर नहीं थी कि उसको वक्फ बोर्ड के ये में वो कुछ ये सुना सके। इसलिए दोस्तों उस पूरे के पूरे गांव के लोगों के द्वारा जो है वो कोई भी कागज नहीं पेश करने पर उसके पूरे गांव के जो है जमीन को वो वक्फ बोर्ड के द्वारा कब्जा कर ली गई, और लोगों को ये दे दिया गया कि आपको जो है वो कुछ ही समय में जो वो पूरे के पूरे लोगों को गांव खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जमीन है दोस्तों वो वक्फ बोर्ड की है। अब सारे के सारे गांव वाले पूरे परेशान हो गए कि करना क्या है। तो लास्ट में वक्फ बोर्ड के द्वारा ये फैसला सुनाया गया दोस्तों, यदि आप रहना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि खाली नहीं करना, कि आपको लगता है कि यार हम नहीं सर्वाइव कर सकते हैं कहीं जाकर, हमारे पास कुछ नहीं है, और आप इसी जमीन में रहना चाहते हैं, तो आप एक शर्त पर इस जमीन में रह सकते हैं, आपको जो है वो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है या वक्फ की संपत्ति है वो सिर्फ और सिर्फ उससे ही दी जा सकती है जो इस्लाम धर्म के मानने वाला व्यक्ति हो। उसमें ये मेंशन है कि जो इस्लाम धर्म के मानने वाला व्यक्ति में से कुछ गरीब वगैरह जो है उसको मदद किया जा सकता है वक्फ के संपत्ति से। तो दोस्तों यदि आप इस्लाम धर्म को आप स्वीकार कर लेते हैं तो जाकर आपको इस क्षेत्र में रहने दिया जाएगा, और मजबूरन पूरे गांव वाले को जो है दोस्तों वो इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया, उसके बाद उसे रहने दिया गया। तो यहाँ से एक प्रश्न और भी काफी सारे सांसदों के द्वारा उठाया गया कि ये जो वक्फ बोर्ड है वो वक्फ की संपत्ति के ये में आड़ में जो है दोस्तों वो धर्मांतरण का भी कार्य को धीरे धीरे बढ़ा रहा था, क्योंकि लोगों के जमीन पर धीरे धीरे ये क्या कर रहा था, कब्जा कर ले रहा था, उसके पास ये रख दे रहा था कि आप या तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कीजिए, नहीं तो जमीन को खाली करके जाइए, नहीं तो बिना आप खाली के यहाँ रह नहीं सकते, क्योंकि ये संपत्ति जो है दोस्तों वक्फ की संपत्ति है। दूसरा मामला दोस्तों, कर्नाटक के कई सारे क्षेत्रों में, कई सारे मंदिरों में वक्फ बोर्ड के द्वारा क्लेम कर ली गई कि ये जो जमीन है, ये क्षेत्र जो है वो हमारा है। एक और फेमस दोस्तों जो काफी चर्चित रहा दोस्तों, वो द्वारिका, बेट द्वारिका जो दोस्तों, जो भगवान कृष्ण जहाँ कभी आज से बहुत दिन पहले जहाँ राज्य किया करता था, वहां के 2 टापू में वक्फ बोर्ड के द्वारा क्लेम कर लिया गया, और ये बोला गया कि ये दोनों का दोनों टापू जो है दोस्तों वो वक्फ बोर्ड की है। तो जो हाईकोर्ट है, वहां के हाईकोर्ट है, उसके द्वारा ये बोला गया कि भाई ये तो भगवान कृष्ण द्वारा यहाँ शासन चलाया जाता था, उसमें से अभी तो वर्तमान में बहुत सारा टापू है जो जलमग्न हो गया, समुद्र में डूब गया है, तो आप इसको कैसे क्लेम कर सकते हैं, ये वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकते, किसने इसे वक्फ कर दिया था। तो वक्फ बोर्ड के द्वारा ये वहां चुनौती दिया गया कि अभी जो वो दोनों टापू, उसमें जो है वो मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, उस दोनों टापुओं में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, इसलिए ये इस्लाम धर्म के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट ने जो है दोस्तों इसके ये को खारिज कर दिया, बोला नहीं, ऐसे इस तरह करके आप इस जमीन को कब्जा नहीं कर सकते। नेक्स्ट दोस्तों, हाल फिलहाल अभी चर्चा में रहा महाकुंभ जो है दोस्तों, आपको पता है महाकुंभ जो आपका इतने लंबे समय तक जला, जो 66 करोड़ हिंदुओं ने उसमें स्नान किया, 66 करोड़ लोगों ने किया। वक्फ बोर्ड के द्वारा महाकुंभ वाले जमीन को भी क्लेम कर लिया गया कि ये जो महाकुंभ वाली जमीन है वो भी वक्फ बोर्ड की है। ये भी दोस्तों एक काफी चर्चा का विषय रहा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो ताजमहल है दोस्तों, जो ताजमहल है उसमें भी काफी विवाद हुआ। एक बार दोस्तों वक्फ बोर्ड के द्वारा ताजमहल को ये दावा ठोक दिया गया कि जो ताजमहल और जितने भी मतलब वो मुगल काल के जितने भी आपका ये है मॉन्यूमेंट बना हुआ, जो भी स्मारक बने, सारे के सारे संपत्ति जो वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड की है।
तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के पास ये मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से पूछा कि भाई ये जो आप इस जो बेतर्क तरीके से, बेतुका तरीके से जो आप ताजमहल को जो है, वो ताजमहल जो वर्तमान में भारतीय पुरातात्विक जो है सब संगठन है जो उसके पास है दोस्तों, भारत पुरातात्विक विभाग के पास है, तो उसे आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? वो तो जो है भारत का स्मारक है। तो वक्फ बोर्ड के द्वारा ये दावा किया गया, ये चुनौती पेश किया गया कि ये जो है वो इस्लामिक शासकों के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए है वो हमारा है। बोला भाई इस्लामिक शासकों के द्वारा बनाया गया था या उसके द्वारा बनाई गई तो उससे क्या मतलब है? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने वक्फ किया था, उसके पास आपका कोई है कागज, डॉक्यूमेंट? अब दिखाइए, फिर आपको मिलेगा। आप बेवजह का कुछ भी कहेंगे तो ऐसे नहीं माना जाएगा। हाल में ही दोस्तों जो वक्फ विधेयक जो आया था दोस्तों, उसके बाद बिहार के कुछ क्षेत्र जो है वहां भी सेम इसी तरह का किया गया था दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह करके दोस्तों अनगिनत घटनाएं आई, जिससे लोग धीरे धीरे वक्फ बोर्ड के की ओर जागरूक हुए, और इसके जो लैंड जिहाद वाला जो काम चला रहा था, और इसके आड़ में ये भी चला रहा था कि लोगों को धीरे धीरे धर्मांतरण की ओर भी ये कर रहा था कि यदि आप क्षेत्र को खाली नहीं करते तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस तरह करके दोस्तों इन्होंने इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। आगे दोस्तों हम थोड़ा सा बात करते हैं, तो आपको उम्मीद समझ में आएगा दोस्तों कि वक्फ बोर्ड को कैसे 1900 जो वक्फ एक्ट 1995 आई थी, उसमें किस तरह के प्रावधान कर दिए गए थे, जिससे वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल हो गया था कि उसके किसी भी विवाद हो, किसी भी प्रकार की संपत्ति है, उसको आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते थे दोस्तों। अब आगे दोस्तों देखते हैं, जब 1950 की बात किया जाए दोस्तों, आप संपत्ति से भी अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति कितनी है। दोस्तों दुनिया में करीब करीब 57-58 मुस्लिम देश है, उसमें से कोई भी देश नहीं है जो भारत के वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल और इतना ज्यादा संपत्ति रखता हो। दोस्तों वर्तमान में वक्फ बोर्ड के पास करीब करीब 1,20,000 1.2 लाख लिख सकते हैं, 1,20,000 करोड़ की संपत्ति है। कितना? वर्तमान में वक्फ बोर्ड के पास 1,20,000 करोड़ की संपत्ति है, जो बहुत सारे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है दोस्तों। यदि वर्तमान में दोस्तों जमीन की बात की जाए, वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है, तो दोस्तों जब देश आजाद हुआ था 1950 में, उस समय वक्फ बोर्ड के पास दोस्तों 52,000 एकड़ जमीन थी। कितना? 52,000 एकड़ जमीन थी दोस्तों। 2009 में दोस्तों वो वक्फ के पास जो जमीन दोस्तों हो गई 2009 में, वो करीब करीब 4 लाख एकड़ थी। कितना दोस्तों? 4 लाख एकड़ 2009 में वक्फ बोर्ड के पास हो गई, जबकि 1950 में कितना था दोस्तों? 52,000। लेकिन जैसे ही 1995 का वक्फ बोर्ड आया दोस्तों, वक्फ एक्ट आया दोस्तों, उसके बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति इतना तेजी से बढ़ने का स्टार्ट किया कि आपका देखेंगे तो दिमाग चक्कर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2009 में कितना है? 4 लाख। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब 2013 में वक्फ संशोधन विधेयक इसे और पावरफुल बना दिया गया, तो 2014 में जब इसकी संपत्ति दोस्तों रही, तो ये 6 लाख एकड़ हो गया, इसका 6 लाख एकड़ जमीन हो गया था, 6 लाख। और वर्तमान में 2025 में दोस्तों वक्फ बोर्ड के पास करीब करीब दोस्तों 9,40,000 एकड़ जमीन है दोस्तों। तो वर्तमान में वक्फ बोर्ड के पास कितना जमीन है दोस्तों? 9,40,000 एकड़ जमीन है दोस्तों। यदि भारत में बात किया जाए दोस्तों, तो वर्तमान में भारत में जो सबसे ज्यादा जमीन है दोस्तों वर्तमान में, तो वो है सेना के पास। क्योंकि पता है दोस्तों, सेना को युद्ध लड़ने के लिए जमीन चाहिए। बहुत सारे सेना का जो है दोस्तों हेडक्वार्टर वगैरह बनाने के लिए सारी मतलब हेडक्वार्टर वगैरह जो उसके बनाने के लिए क्षेत्र चाहिए, प्रयास प्रैक्टिस वगैरह के लिए चाहिए। इसलिए भारत में जो सबसे ज्यादा वर्तमान में जमीन है दोस्तों, वो सेना के पास है। करीब करीब 17.95 लाख 95 लाख जो है दोस्तों, करीब करीब 18 लाख एकड़ के आसपास जमीन है दोस्तों। किसके पास? सेना के पास। दूसरा भारत में सबसे ज्यादा जमीन है दोस्तों रेलवे के पास। रेलवे के पास कितना है दोस्तों? तो रेलवे के पास करीब करीब 12 लाख एकड़ जमीन है दोस्तों। और भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है, या तीसरा सबसे बड़ा जो जमीन है दोस्तों, वो है वक्फ के पास, वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ बोर्ड, इसके पास कितना है जमीन? 9.4 लाख एकड़ जमीन है दोस्तों।
इससे भी आप समझ जाएंगे दोस्तों कि किस तेजी से, देखिए 2009 में 4 लाख है और 2014 में 6 लाख और 25 आते थे कितना हो गया दोस्तों, 9,40,000 एकड़ जो है वो वक्फ बोर्ड के पास जमीन हो गई दोस्तों। तो इस तरह का रास्ता जो है दोस्तों वक्फ बोर्ड के द्वारा अपना ली गई थी, और किसी भी जमीन को बेवजह बेतुके तरीके से वक्फ बोर्ड के द्वारा क्लेम कर लिया जाता था, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, क्लेम करना था, क्योंकि वो पावर जो है उसको दोस्तों 1995 के एक्ट और जो 2013 में भी उसमें संशोधन किया गया उसमें इतना दे दी गई थी। 2013 में ये जोड़ दिया गया कि इसका जो है दोस्तों की इसे जो वक्फ बोर्ड के कोई भी निर्णय को जो आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। तो बताइए दोस्तों संविधान का जो है उल्लंघन कौन कर रहा था। अभी जो दोस्तों एक आया है वो, या अभी अभी जो आया उसमें भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये जो संशोधन आया था ये बिल्कुल संविधान, बताइए देश में किसकी राज चलती है, संविधान की राज चलती है, और संविधान के नजर में सबसे ऊपर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। और यहाँ वक्फ बोर्ड को सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर कर दिया गया कि आप इसे सर्वोच्च न्यायालय में भी इसका चुनौती नहीं दे सकते, जिसका परिणाम ये निकला कि वक्फ बोर्ड है जो इतना तेजी से ये हो गया। दूसरा दोस्तों एक और चीज मैं चर्चा करना चाहूंगा जो काफी विवादास्पद है दोस्तों, और काफी सोचने योग्य बातें हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा देश जब 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद दोस्तों हमारा देश जो आजाद हुआ दोस्तों, उससे पता है कि वो धार्मिक क्या धर्म के आधार पर आजाद हुआ था। जिन्ना के द्वारा एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी, तो जो मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई दोस्तों, तो एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाया गया। तो पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि बहुत सारे जो है वो हिंदू जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रहते थे, उसे वो जिसको वहां अच्छा नहीं लगा वो भारत आ गया, और जो भारत के बहुत सारे मुस्लिम थे जिसे लगा कि यहाँ हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, वो भारत से पाकिस्तान गया। तो दोस्तों ये काफी सोचने योग्य बात है कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद भारत के जितने भी मुस्लिम थे जो यहाँ से छोड़कर और कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, तो उसके जितने भी जमीन है वो सारे के सारे जमीन को स्वतः ही वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, वक्फ मान लिया गया कि ये जो है वो इस्लाम धर्म के लोग रहते थे, और ये जो है लोग रहता था वो यहाँ से चले गया पाकिस्तान, तो उसका जो भी मतलब जायदाद है वो उसका उत्तराधिकारी वक्फ बोर्ड होगा। तो ये किस हिसाब से सही है। अब दूसरा यही सोचिए दोस्तों कि कुछ जो लोग हैं जो पाकिस्तान से भी तो बहुत सारे हिंदू सिख ईसाई या जो भी थे दोस्तों वो भारत में आए, तो क्या पाकिस्तान की जो जमीन थी वो भारत को मिला या वहां के किसी संस्था या किसी हिंदू को मिला, तो किसी को नहीं मिला। जबकि भारत के जो भी मतलब मुस्लिम गए थे उसके जमीन करीब करीब दोस्तों माना जाता है कि 1 लाख 1.25 लाख एकड़ के आसपास जमीन थी, जिससे कि भारत के मुसलमान यहाँ से जो वहां पाकिस्तान चले गए थे तो करीब करीब 1 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन, 1 सवा लाख के आसपास एकड़ के आसपास जमीन थी, जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, और ये कहा गया कि ये संपत्ति है, इसका मालिकाना हक आपके पास है, क्योंकि यह इस जमीन पर मुस्लिम लोग रहते थे, मुस्लिम धर्म के लोग करते थे, और उसके अनुसार से ये वक्फ की संपत्ति होती है। यदि मुस्लिम में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसके सारे के सारे संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर दे दी जाती है, तो वो उसे दे दिया गया। वैसे दोस्तों ये संपत्ति किसको होना था, भारत सरकार का होना था, क्योंकि यदि कोई देश बंटवारा होता है वहां से कोई लोग जाता है तो फिर वो क्या है, फिर जो दोस्तों वो जो जमीन हो किसका होना चाहिए, भारत सरकार को। लेकिन जो जमीन भारत सरकार को मिलनी थी वो जमीन किसको दे दिया गया, वक्फ बोर्ड को दे दिया गया दोस्तों। तो ये भी एक काफी ये थी दोस्तों, तो विवादास्पद था दोस्तों। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब जो है दोस्तों वो बीजेपी के सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा इस वक्फ एक्ट 1995 जो आई है दोस्तों, उस पर संशोधन के लिए एक बिल लाया गया 2024 में, अगस्त 2024 में। शुरू में जब बिल लाया गया दोस्तों तो इस पर काफी हंगामा हुई। हंगामा होने के बाद ये बिल को दोस्तों जेपीसी के बाद भेज दिया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी है उसके पास भेज दिया गया, और बोला गया कि आप इस पर ये जो वक्फ एक्ट है इस पर पूरी तरह से चर्चा कीजिए, और सभी मुस्लिम संगठन और सभी मुस्लिम वक्फ बोर्ड जितने भी राज्य लेवल के केंद्र सबसे बात कीजिए, और एक मिक्स जो है वो सबके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार से एक कंक्लूजन निकालिए, और उसके हिसाब से तो दोस्तों हम लोग इसमें संशोधन करेंगे। दोस्तों अगस्त 2024 में जो वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया गया, लाया गया था, तो उसमें वक्फ संशोधन विधेयक जो
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जो लाया गया दोस्तों, उसमें 40 संशोधन की बात की गई थी। बोला गया था कि वक्फ जो जितने धारा है उसमें से कुल 40 संशोधन की जरूरत है, तब वो जाकर नॉर्मल होगा। तो ये 40 संशोधन के साथ इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया कि आप इस 40 संशोधन पर विचार कीजिए, चर्चा कीजिए, सभी से बात कीजिए और उसमें से जो जो लगता है होना चाहिए उसे मंजूरी दीजिए। तो जेपीसी के द्वारा काफी सारा मीटिंग की गई, सभी से मिला गया, सबके सुझाव लिए गए। करीब करीब देश के 1.5 से 2 करोड़ लोगों के द्वारा भी सुझाव दिया गया और सभी के सुझाव पर फरवरी 2024 में जेपीसी के द्वारा अपना रिपोर्ट पेश किया गया और इस 40 में से 14 संशोधन पर मंजूरी वह ये आपका जेपीसी के द्वारा दी गई और उसके द्वारा बोला गया कि आप 14 संशोधन विषय है वो कर दीजिए। और ये 14 संशोधन है दोस्तों, आप करने का जो प्रस्ताव हो संसद में पास हुआ और इस 14 संशोधन के साथ लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक जो है 2024 को पारित कर दिया गया है। और जैसे राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों मुहर इस पर लगा दी जाएगी तो यह वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट माना जाएगा दोस्तों। अब वक्फ एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ उसके तहत ये दोस्तों अब ये कर दिया गया है कि वक्फ जो अब किसी भी संपत्ति को डायरेक्ट क्लेम नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति के द्वारा वक्फ किया जाता है तो उसे जाकर दोस्तों वो उसका पूरा का पूरा वक्फ तभी अब ये नियम लागू कर दिया कि वक्फ किसी भी जमीन को डायरेक्ट अब क्लेम नहीं कर सकता कि ये वक्फ की संपत्ति है। अब ये रखा गया कि कोई भी व्यक्ति जो वक्फ करना चाहता है उसके पास उस जमीन का या उस संपत्ति का मालिकाना हक होना चाहिए। मान लेते हैं कि वो जमीन को यदि वक्फ करना चाहता है तो उस जमीन का उसके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए और वो जाकर कोर्ट में जाकर जो है वो दोस्तों जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है दोस्तों वो कोर्ट वगैरह है दोस्तों, उस कोर्ट में जाकर उस इस चीज को जाकर वो हस्तांतरण करेगा और उसका पूरा का पूरा जो जिला कलेक्टर जो होता है जो आपका ये करता है, तो जिला कलेक्टर है दोस्तों उसके तहत है दोस्तों वो जाकर इस चीज को वो वक्फ बोर्ड को दान करेगा और पूरा का पूरा मेंशन किया जाएगा दोस्तों। तो अब जो है दोस्तों ये जो संशोधन आया है वक्फ संशोधन 2024 उसमें जो भी गड़बड़ियां थी 1995 के वक्फ एक्ट में उसमें सारी की सारी चीजें जो है दोस्तों ऊपर वक्फ बोर्ड के जो भी अनियंत्रित तरीके से शक्तियां प्रदान की गई थी वो सारी शक्तियों को छीन लिया गया और इसे नॉर्मल कर दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो दोस्तों हम अगले वीडियो में बात करेंगे जब वक्फ बोर्ड राष्ट्रपति के द्वारा फाइनली मंजूरी दे दी जाएगी तो उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आया है उसमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं और कौन कौन सी शक्तियों को जो वक्फ एक्ट 1995 में तो उससे छीन लिया गया है और कौन कौन से अमेंडमेंट 14 अमेंडमेंट किया गया उसका चर्चा है दोस्तों वो अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। सबसे पहले तो हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करें कि वक्फ क्या होता है, वक्फ बोर्ड क्या होता है, वक्फ एक्ट 1954 क्या था, 1955 क्या है, संशोधन 2013 क्या था, क्यों लाया गया, क्यों इसे लैंड जिहाद की संज्ञा दिए गए, किस तरह से इन्होंने धर्मांतरण करना स्टार्ट किया था वक्फ बोर्ड ने वक्फ के आड़ में। तो इन सारी बातों का चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से लाएंगे वीडियो दोस्तों, उसमें बाकी सारी चीजों का चर्चा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।